हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। देखिए, बहुत बड़ा फैसला आ गया है भारत सरकार का इस क्राइसिस सिचुएशन में जो मिडिल ईस्ट वॉर के कारण क्रिएट हुई है। हर जगह भारत में भी पैनिक क्रिएट होना शुरू हो चुका था। एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, इन सब के प्राइसेस को लेकर के काफी चिंता थी लोगों में। लेकिन एक बड़ा ऐलान हुआ भारत सरकार की तरफ से। जो एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पर, दोनों पर ही एक्साइज ड्यूटी 10-10 रुपए कम कर दी गई है। यानी अगर आप डीजल की बात करेंगे तो 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो शून्य हो चुकी है। और पेट्रोल के ऊपर 13 रुपए की लगती थी, अब वो 3 रुपए की हो चुकी है। लेकिन क्या ये राहत है या ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है, या सरकार इस क्राइसिस सिचुएशन, इस पैनिक सिचुएशन से डील करने की कोशिश कर रही है ताकि आम इंसान पर इसका झटका ना आए? ये सब कुछ समझने की जरूरत है। इसके आफ्टर इफेक्ट्स गवर्नमेंट पर क्या होंगे और आम जनता पर क्या होंगे, ये भी समझने की जरूरत है। और अगर इन सारे पॉइंट्स को समझना है तो हु बेटर देन शरद कोहली हिमसेल्फ। हमारे साथ इस समय शरद कोहली जी मौजूद है। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच अरुणिमा। आपके गुड रिटर्न्स के सारे गुड फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिनंदन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। लेकिन सर, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या मिडिल ईस्ट क्राइसिस की सिचुएशन अभी है, और भारत जिस तरीके से पैनिक कर रहा है, क्या वो पैनिक क्रिएट होने की जरूरत है? क्या एक्चुअल सिचुएशन चल रही है इस समय? देखिए, सिचुएशन तो एक ही व्यक्ति है इस समय जिन्होंने उस पर कंट्रोल किया हुआ है। उनका नाम है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और उन्हीं के हाथ में ये सारा है। कभी वो 2 दिन की मोहलत देते हैं, 48 घंटे की, फिर उसके बाद उसको वो 5 दिन की बढ़ा देते हैं। आज सुबह उन्होंने 10 दिन की बढ़ा दी जी। ईरान उसको नकार रहा है कि हमने तो कोई ऐसी बातचीत नहीं चल रही है। वो कहते हैं बातचीत चल रही है। वो तो अब उनको 5 टैंकर भी गिफ्ट में मिले हैं, पाकिस्तान के झंडे लगे हुए। मालूम नहीं वो कहां से गिफ्ट में मिले हैं, वो टैंकर गिफ्ट में रैप होके कहां से आए हैं। तो युद्ध की सिचुएशन अभी अरुणिमा काफी फ्रेजाइल है, काफी वॉलेटाइल है, काफी फ्लूइड है। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हमें ये 6 अप्रैल तक का इंतजार कर भी सकते हैं। पर उन्होंने ये कहा कि एनर्जी प्लांट्स पे हमला करने के लिए हम अभी 6 तारीख तक के लिए वेट करेंगे। इसका मतलब बाकी के हमले जारी रहेंगे। और ज्यादा जरूरी बात, युद्ध से भी ज्यादा भारत के लिए यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की क्या परिस्थिति है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने भारत को उन 5 देशों की लिस्ट में डाल दिया है जो कि उसके दोस्त हैं और जिनके जहाज वहां से गुजर सकते हैं। तो देखिए, भारत के सामने 2 समस्याएं थी। एक समस्या थी सप्लाई की, यानी कि वहां से माल आ नहीं रहा था, ठीक है, जो चाहे वो गैस हो चाहे वो क्रूड ऑयल हो। दूसरी समस्या थी प्राइस की। तो सप्लाई वाली समस्या तो काफी हद तक सॉल्व होती हुई अभी फिलहाल दिख रही है। फिलहाल की मैं हर बार में फिलहाल जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि युद्ध क्या होता है अरुणिमा, एक बहुत ही इवॉल्विंग सिचुएशन होती है, बहुत ही फ्लूइड होती है। रोज कुछ ना कुछ, रोज एक नया जन्म होता है, रोज एक नया दिन होता है। साथ ही कुछ ट्वीट कर देते हैं, रात को सोने से पहले कुछ कर देते हैं, वगैरह वगैरह जी। अब भारत में परिस्थिति ये थी कि युद्ध से पहले हमको $70 का क्रूड मिल रहा था। अब मैं आपके मेन मुद्दे पर आ जाता हूं, जो आपका आज का मेन टॉपिक है जी। उससे पहले $60-65 तक भी था। तो लगभग $60 के बीच में अराउंड कर रहा था। तो $60-70 के बीच में ये जो क्रूड चल रहा था, ये जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इसको समझना होगा। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, 1-2 निजी कंपनीज है, नायारा है, अंबानी ग्रुप के भी पेट्रोल पंप्स हैं, जियो, रिलायंस के पेट्रोल पंप्स हैं। पर अभी मैं मुख्यतः बात करता हूं सरकारी कंपनीज की, जो ज्यादातर ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट को, यानी कि पेट्रोलियम और डीजल के वितरण को कंट्रोल करती हैं। मैं उनकी बात करना चाहूंगा। तो उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि, हालांकि हमने सबकी हाल की बैलेंस शीट्स तो नहीं देखी, कि लगभग 25,000 करोड़ का उनको एक तरह से मुनाफा हुआ, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम उठे हुए थे। लोग कहते थे भाई, जब अब अंतरराष्ट्रीय मार्केट में $60 पहुंच गया है तो आपको कम चाहिए थे, तो उतनी ही हमें पेट्रोल डीजल लगा। बहुत समय से इसी कीमत पर तो आप जानती ही हैं जी। हमारे लिए कीमत ना घटी थी और अभी फिलहाल में तो इस 25,000 करोड़ को ऐसा लगता है कि इसको इस्तेमाल कर रहे थे जब से युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी से, और क्रूड ऑयल प्राइस एकदम चढ़ गई, $20 तक गई, $110 आई, फिर $97 आई, फिर वापस 105-107 आई, फिर ऊपर नीचे लगातार चल रही है। अभी जब हम बात कर रहे हैं तो $105 से ऊपर ये प्राइस चल रही है। तो अब ये 25,000 करोड़ का रिजर्व धीरे धीरे इरोड होने लगा, क्योंकि पीछे से क्रूड महंगा हो गया
और पेट्रोल डीजल की प्राइस वही रही। तो अब मुझे लग रहा है वो समय आ गया था, और ध्यान से सुनने वाली बात है, वो समय आ गया था जब इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अब ये भार लोगों तक पास ऑन करना था। यानी कि पेट्रोल डीजल के प्राइस, उसका एक ट्रेलर हमने देखा था प्रीमियम पेट्रोल पे कुछ दिन पहले, 2 रुपए से लेकर 235 पैसे तक उसकी कीमत बढ़ाई गई थी। पर मैं जो स्टडी कर रहा था फाइनेंशियल, उसके हिसाब से मुझे लग रहा था किसी भी दिन पेट्रोल डीजल के प्राइस आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं, अनाउंसमेंट हो सकती है। तो मुझे लगता है जब बढ़ती हुई इन्फ्लेशन में बहुत ही अनपॉपुलिस्ट मूव होता है, क्योंकि अगले महीने 4 राज्यों में इलेक्शन है, केरला, वेस्ट बंगाल, पुदुचेरी, तमिलनाडु के इलेक्शन है। बहुत ही अनपॉपुलिस्ट मूड होता, इन्फ्लेशन को और बढ़ावा देता। तो सरकार ने क्या किया कि सरकार ने जो उस पे एक्साइज लगती थी, ये भी समझना होगा गुड रिटर्न्स के सारे फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर, क्योंकि पेट्रोल के जो दाम आप देते हैं उसमें एक्साइज होती है, उसमें राज्यों का वैट लगता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है, और डीलर की कमीशन ऐड होती है। ये 4-5 चीजें उसमें जुड़ के आपको जो पेट्रोल की कीमत दिखाई देती है, तब दिखाई देती है जी। तो सरकार ने अपने फिस्कल लोड पर एक हिट लेने का सोचा, और जो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनिएगा अर्निमा और सभी दर्शक ध्यान दें, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो हिट जो सरकार ने 10 रुपए कम किया है, ये इतना ही शायद, इसको हम कैलकुलेशन करके देखें, इतना ही शायद ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज या इसी के आसपास पास ऑन करती। तो अब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ये पास ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो उनका नुकसान बढ़ी हुई क्रूड प्राइस से हो रहा था, क्रूड ऑयल प्राइस से हो रहा था, उसकी भरपाई अब उनके ऊपर ये एक्साइज ना लग के हो जाएगी। तो आम आदमी की बात करें, आम आदमी के लिए जो आप पेट्रोल डीजल भरवाने जाते हैं, आपके लिए शायद पेट्रोल पंप पर वो प्राइस में बदलाव आता नहीं दिखेगा भी तो मामूली थोड़ा बहुत दिखेगा, जो कि नोटिसेबल नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन करके जो निकल के आता है। पर मुझे लग रहा है कि कोई चेंज नहीं दिखाई देगा। तो सरकार ने अपने मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे देखे तो सरकार ने अपने फिस्कल जो टारगेट है उस पर एक हिट लिया है, फिस्कल लोड इसको हम कहते हैं, उस पर लिया है, बजाय इसके कि आम आदमी को पास ऑन किया जाए। बहुत ही अच्छा मूव है, बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे एक अर्थशास्त्री होने के नाते, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि किसी भी दिन अब पेट्रोल डीजल की प्राइस की अनाउंसमेंट हो जाएगी। पर इससे पहले कि वो अनाउंसमेंट होती और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज रेड में चली गई थी, तो सरकार ने उसको न्यूट्रलाइज करने का इफेक्ट किया है, उसको कुशन देने का इंपैक्ट, ये मूव किया है कि हम आपको कुशन देते हैं, आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपकी हम कॉस्ट कम कर देते हैं। देखिए, जब भी मुनाफा आपको मेंटेन रखना है, तो या तो आपका रेवेन्यू बढ़े या आपकी कॉस्ट कम हो। रेवेन्यू बढ़ना था पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से, और कॉस्ट कम होनी थी सरकार के इस मूव से। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा सरकार का जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अर्निमा 4.3 का टारगेट था फिस्कल डेफिसिट का, कहीं वो थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, क्योंकि बहुत फर्क पड़ेगा। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा अर्निमा, कि ये एक्साइज का रिवर्स करना, ये हमारे लिए पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का एक दरवाजा खोल देता है, पहली बात। दूसरी बात मैं और करना चाहूंगा, आज शाम को प्रधानमंत्री जी की राज्यों के मुख्यमंत्री से 6:30 बजे मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, जूम मीटिंग है, क्योंकि राज्य के मंत्री तो पूरे इंडिया में है, तो उसको ट्रैवल को कट शॉर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी जूम पे जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी, मुझे लग रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे, देखो भाई, हमने सेंटर में ये काम किया कि हमने एक्साइज जो थी 10-10 रुपए कम कर दी। अब वैट जो है वो राज्य लगाते हैं, वीएटी जो है, आपको पता होगा, ये जीएसटी के अंतर्गत नहीं है, इसमें वैट लगता है, वैट राज्य लगाते हैं। प्रधानमंत्री जी कहेंगे हमने अपना काम किया, आप अपने अपने राज्य की बैलेंस शीट को देखते हुए, अपने अपने राज्य की फिस्कल पोजीशन को देखते हुए आप भी तैयार रहिए ये कम, क्योंकि अगर लगातार ये युद्ध की सिचुएशन बनी रही और ट्रंप साहब की धमकियां अगर सच में कन्वर्ट हो गई और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो गया, और ध्यान दीजिएगा, तो क्रूड की प्राइसेस आपको और ऊपर जाती दिखेंगी। और बाय द वे, क्रूड की प्राइसेस पे मैं एक छोटा सा कमेंट कर दूं, मैं कहीं भूल ना जाऊं, कि अगर आपको इस समय $105-106 प्राइस दिख रही है, तो हमारे लिए वो 105-106 नहीं है, हमारे लिए वो $140-50 के बीच में है। बिल्कुल, क्योंकि उसको बास्केट कहते हैं, क्रूड बास्केट बोला जाता है, उसमें रिफाइनिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट, ये सब जुड़ता है। तो वो जो आपको एमसीएक्स पे प्राइस दिखती है, वो हमारे लिए लैंडेड प्राइस नहीं होती है, हमारी जो लैंडेड प्राइस उससे कहीं ज्यादा होती है। तो मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री जी हो सकता है ये कहें कि एक तो आप जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, जमाखोर हैं, जो लोग मुनाफाखोरी ब्लैक कर रहे हैं, उन लोगों पे आप कसिए कि आम आदमी का
आय को सुदृढ़ कीजिए। एक तो प्रधानमंत्री जी ये कहते हुए मुझे लगता है देखे जाएंगे, मुझे लगता है वो ये कहेंगे जिस प्रकार केंद्र ने अपने ऊपर ये लोड लिया है, आप लोग भी वीएटी कट करने के लिए तैयार रहिए कि अगर कीमत बढ़ती है तो लोगों को दिक्कत ना आए। आप लोग अपने वीएटी को अगर जितनी गुंजाइश है उतना आप काट सकते हैं। और मुझे लग रहा है यही मूव आगे इसको जीएसटी में लाने के लिए दरवाजे और खोलेगा। बहुत टाइम से ये डिमांड है, आपको पता होगा अरुणिमा, कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के अंतर्गत लाना चाहिए। तो ये इसके इर्द गिर्द कुछ बातें हैं। मैं बड़ी बेसब्री से शाम को 6:30 बजे मीटिंग का इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये दो बातें प्रधानमंत्री जी जरूर बोलेंगे। और ये जो क्योंकि कहा जाता है अरुणिमा, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप जब किसी को सलाह देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे उसमें मुख्यमंत्री गैर बीजेपी शासित राज्यों के भी हैं जी, तो वो ये कह सकते हैं भाई हमें वैट कम करने को कह रहे हैं, आप पहले अपना एक्साइज कम करिए ना, क्योंकि एक्साइज तो सेंटर लगाता है, वीएटी राज्य लगाता है। प्रधानमंत्री जी अब उन मुख्यमंत्रियों से जब बात करेंगे तो इस पोजीशन में होंगे, देखिए हमने वीएटी हमने एक्साइज 0 तक कर दिया है, अब आप भी कुछ मूव करिए, क्योंकि ये राज्य का सब्जेक्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि वो मीटिंग बहुत अहम होगी और बाकी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। भले ही आपको ये लगे कि भाई हमारे लिए कोई कीमतें कम थोड़ी ना हुई हैं, क्योंकि जैसे ही ये एक्साइज हटेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इसकी प्राइस बढ़ा देंगी, पर आपको पेट्रोल पंप पे उसका असर नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए वैसे देखा जाए तो लोगों के लिए राहत है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आपको बहुत जल्द पेट्रोल डीजल महंगा होता दिखता है, जो कि कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, उसका रिपलिंग इफेक्ट होता है, वो आवाजाही में प्रयोग किया जाता है और आपको इसका इन्फ्लेशनरी इफेक्ट लगभग सभी सामान पे देखने को मिल सकता था। और जी सर, यानी कि इस पूरे कॉन्वर्सेशन से जो समझ में आ रहा है वो यही कि सरकार ने जनता के ऊपर जो एक्स्ट्रा बोझ पड़ सकता था उसको अब्सॉर्व करने की कोशिश की है। और जैसा कि आपने सच में कहा कि ऑयल बास्केट जो है हमारी, उसके ऊपर भी असर पड़ता आगे दिखेगा कंपनीज पे पॉजिटिव, और उसकी शुरुआत भी हो गई है। ओएनजीसी अगर मैं बात करूं तो 3.5% से ज्यादा चढ़ता हुआ भी दिखाई दे रहा है, तो कंपनीज के ऊपर भी असर पड़ना शुरू हो गया है पॉजिटिव। लेकिन सर एक आखिरी सवाल आपसे कि सरकार ने एब्जॉर्व तो करने की कोशिश की इस शॉक को, क्या उससे राजस्व पे असर पड़ेगा सरकार के? और अगर ऐसा होता है, रेवेन्यू पर असर पड़ता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आगे चल के लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा और आम जनता के ऊपर डबल मार पड़ सकती है? देखिए, राजस्व पे तो असर अरुणिमा बड़ा सीधा सीधा है। ये तो आपका सवाल कुछ ऐसा हुआ कि हम सर्जरी करेंगे तो क्या खून आएगा कि नहीं आएगा? तो जब आप स्किन को काटेंगे तो खून तो आएगा ही आएगा जी। तो देखिए, राजस्व पे तो सीधा असर है। सेंट्रल एक्साइज तो सरकार का जो रेवेन्यू पूल है उसका डायरेक्ट हिस्सा है, तो ये कैसे हो सकता है कि असर ना हो? इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि सरकार ने जो 4.3% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट इस साल के लिए रखा हुआ था, शायद वो थोड़ा सा हेवायर हो, पर हमारे पास लीवे है, क्योंकि सरकार इसको आगे ले जाके 4% तक लाना चाहती थी। हो सकता है वो टारगेट थोड़ा और टल जाए, पर एक इंग्लिश में कहावत होती है अरुणिमा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशंस डिमांड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्शन। ये युद्ध की परिस्थिति है और बहुत ही भयानक और विध्वंसक युद्ध चल रहा है। युद्ध की परिस्थिति में आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। आपको याद होगा कोविड में हमारा फिस्कल डेफिसिट कहां पहुंच गया था, कहां 4% और कहां 7-8% तक पहुंच गया था। तो जब विशेष परिस्थिति होती है तो इसमें फिर हम ये जो टारगेट्स होते हैं ये इतना मायना नहीं रखते हैं, हमें थोड़ा उनको बाईपास करके चलना पड़ता है। हाँ, फर्क पड़ेगा, रेवेन्यू पे सरकार के फर्क पड़ेगा, इससे बोरोइंग आगे बढ़ सकती है, केपेक्स पे फर्क पड़ सकता है, ये इसके मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट हैं। पर वो मुझे लग रहा है कि अभी है क्या अरुणिमा, कि युद्ध ऐसी चीज है कि इसमें हर घंटे परिस्थिति बदलती है। जैसा मैंने शुरू में कहा, हर दिन परिस्थिति बदलती है। तो आई थिंक फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड एंड स्मार्ट मूव। आगे जैसे जैसे परिस्थिति जाएगी, जैसे जैसे समय बीतेगा, एक तो सबसे बड़ी मुसीबत क्या है कि क्यों लॉन्ग टर्म, आपने लॉन्ग टर्म की बात करी, लॉन्ग टर्म आप जब तक ट्रम्प साहब हैं, आप लॉन्ग टर्म शब्द तो आप खिड़की से बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि वो तो दिन में 3 बार बदल जाते हैं। मैंने आपको शायद पता नहीं जिक्र किया था नहीं किया था, हमने ऑफिस में एक बड़े स्क्रीन पर एक इंडेक्स बनाई हुई है, उसका नाम TMI है, ट्रम्प मूड इंडेक्स। ये हमने 2 अप्रैल को बनाई थी। हमने कमोडिटी मार्केट्स को, स्टॉक मार्केट्स को, बायलेटरल ट्रेड को, हमने सबको इससे लिंक किया हुआ है और बड़ी इंटरेस्टिंग मूव करती है। आजकल इसकी हाल ऐसी है जैसे ECG आप कराते हैं ना, तो उसका प्रिंट आउट आपने देखा होगा, ऐसे 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 आजकल इतनी जल्दी जल्दी ऊपर नीचे जा रही है। तो क्योंकि ट्रम्प साहब हैं और अपने किस्म के एक ही व्यक्ति हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म की तो जब तक ये हैं और इनके कंट्रोल में सारा कुछ ये परिस्थिति है, तब तक के लिए आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं।
और अरुणिमा, जाते जाते आपको मैं एक इंटरेस्टिंग डेटा दे दूं, आप तक आई एम श्योर आपने इसको चलाया होगा। वॉशिंगटन पोस्ट का वो आर्टिकल जिसने मेरी आंखें फाड़ दी, कि उन्होंने अपने पहले टर्म में 30,573 झूठ बोले, फॉल्स क्लेम्स। पहले साल में 6 प्रतिदिन, दूसरे साल में 16 प्रतिदिन, तीसरे साल में 22 प्रतिदिन, चौथे साल में 39 प्रतिदिन। अभी इस वाले टर्म की तो गिनती मुझे लग रहा है जो भी गिनती कर रहा था वो गिनती भूल गया होगा, क्योंकि पता ही नहीं वो कितनी गिनती है। तो इसलिए जब तक ट्रंप साहब हैं, लॉन्ग टर्म की बात मत करिए, लेट अस टेक वन डे एट अ टाइम। रात को सोते टाइम उनका ट्रूथ सोशल खुल जाता है, सुबह उठते ही उनका ट्रूथ सोशल खुल जाता है, उसमें कोई ना कोई शगुफा निकल के आ जाता है। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस, वेट। मुझे लग रहा है भारत सरकार और दुनिया भर की सरकारों को इस रवैये की वजह से अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। और ये मैं आपको सच बात कह रहा हूं, और आई एम श्योर जो मिनिस्ट्री के गलियारे हैं वहां भी ये चीज डिस्कस होती है, भैया इनके रहते कोई भी पॉलिसी लंबी नहीं बनाई जा सकती, जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम। ऐसा लगता है सुबह रोज एक नया जन्म हुआ है। अरुणिमा जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो पूरी सिचुएशन है और भारतीय जनता को इससे कितनी राहत मिलेगी, कितना शौक लग सकता है भारतीय सरकार को, ये सब कुछ समझाने के लिए हम लोग को बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।